हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आप लोगों के सीबीएसई के 10th क्लास के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, जिसमें से साइंस का एग्ज़ाम आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। तो साइंस के एग्ज़ाम में जो आपका बायोलॉजी वाला पार्ट था, इट इंक्लूड्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो जो बायोलॉजी के पार्ट से जो क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए, बिल्कुल अगर मैं पेपर के एनालिसिस की बात करूँ तो सैम्पल पेपर में जिस तरह से बोर्ड ने अपना खुद का जो सैम्पल पेपर सीबीएसई की वेबसाइट पर अवेलेबल था, काफ़ी कुछ चीज़ें वहीं से उठाई गई हैं। बच्चों, आपने अगर उन सैम्पल पेपर को सॉल्व किया होगा तो आपने देखा होगा कई सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसे ही पूछे गए जैसे कि सैम्पल पेपर में दिए गए थे। इवन वही डायग्राम्स यूज़ किए गए, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया गया था, है ना। तो जो आप लोगों के साइंस के पूरे पेपर में बायोलॉजी के क्वेश्चंस में सेक्शन ए में 6 क्वेश्चंस थे, सेक्शन बी में भी 6 क्वेश्चन थे और सेक्शन सी में एक केस बेस्ड क्वेश्चन जिससे रिलेटेड 4 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में थे। यानी 6 + 6 12 + 4 16 क्वेश्चंस आप लोगों के बायोलॉजी में से थे। तो इन क्वेश्चंस को एक बार हम देख लेते हैं, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं कि किस तरह क्या कॉन्सेप्ट लगा के आपको ये क्वेश्चन करना था। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे बायोलॉजी से पूछा गया फ्रॉम द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, इसमें ह्यूमन हार्ट का जो डायग्राम है, जो कि सैम्पल पेपर में भी था बच्चों, बस वहाँ पे क्वेश्चन अलग था, यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा पूछा गया है। तो क्या क्वेश्चन है देखें। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कनेक्शन विद द फंक्शंस ऑफ द ब्लड वेसल्स मार्क्ड ए एंड बी। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस डायग्राम में ए और बी कौन से ब्लड वेसल्स हैं। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो आपको पता होगा कि जो हार्ट के जो 4 चैम्बर्स होते हैं उनमें से दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप होता है वो किस में होता है, लंग्स की तरफ जाने के लिए पल्मोनरी आर्टरी में। तो ए यहाँ पर बच्चों पल्मोनरी आर्टरी को इंडिकेट कर रहा है, इसको कई बार पल्मोनरी एओर्टा भी कह दिया जाता है। एंड जब ब्लड लंग्स से घूमता हुआ, लंग्स में ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो जाता है, CO2 दे दी जाती है, ऑक्सीजन ले ली जाती है, और जब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आता है तो इट एंटर इनटू दिस लेफ्ट एट्रियम बाय द ब्लड वेसल बी। तो यहाँ पर आपको ये जो 4 ऑरेंज कलर से बी जिनको लिख रखा है ब्लड वेसल्स दिखाए हैं, ये हैं पल्मोनरी वेन, क्योंकि ये लंग्स से ब्लड को लेकर आ रही हैं तो पल्मोनरी, एंड क्योंकि ये ब्लड को ला रही हैं हार्ट में, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड वेन्स। और ये बात आप सभी को पता होगी कि पल्मोनरी आर्टरी बॉडी की सभी आर्टरी में अकेली ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, एंड पल्मोनरी वेन अकेली ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है। ओके, तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कनेक्शन इन द डायग्राम एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो देखें, फर्स्ट है ब्लड वेसल ए, इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेकर जा रही है, लंग्स की तरफ, तो ये सही स्टेटमेंट है। सेकेंड, ब्लड वेसल बी, दिस वन, इट कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड, यस, फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से ला रही है, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट, ब्लड वेसल बी, ओके, लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस एज इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम दिस ब्लड वेसल। तो मैंने आपको क्या कहा कि जो पल्मोनरी वेन्स हैं ये सबसे पहले ब्लड को कहाँ डालती हैं, लेफ्ट एट्रियम में, और जब लेफ्ट एट्रियम इनसे ब्लड रिसीव कर रहा होता है तो उस वक्त ये डायस्टोलिक स्टेज में होता है, यानी कि रिलैक्स स्टेट में होता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है ना। समझ रहे ना आप इस बात को। यहाँ कहा है कि जो लेफ्ट एट्रियम है ये रिलैक्स होता है व्हेन इट इज रिसीविंग, एज इट रिसीव्स, आफ्टर नहीं कहा। अगर एक बार रिसीव कर लेता उसके बाद तो लेफ्ट एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड डालने के लिए, बट एज इट रिसीव्स यानी जब वो रिसीव कर रहा है ब्लड को। प्रोबेबली यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए होंगे, बट अगर ध्यान से आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो ये सिंपली कह रहा है कि एज इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम दिस ब्लड वेसल। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, एंड लास्ट स्टेटमेंट ब्लड वेसल ए के लिए है, right atrium has thick muscular wall as it has to pump blood to this blood vessel। क्या राइट एट्रियम इसमें ब्लड को पंप करता है? नहीं। जिस बच्चे ने इस वर्ड पे ध्यान नहीं दिया होगा वो इसमें गलत भी हो सकता है उसका इक्वेशन। राइट वेंट्रिकल इसमें ब्लड को पंप करता है, ना कि राइट एट्रियम। तो इसलिए राइट वेंट्रिकल की मस्कुलर वॉल थिक होती है, ना कि राइट एट्रियम की, जबकि यहाँ इन्होंने लिख दिया है राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम तो ब्लड को कभी भी इसमें डालता ही नहीं है, एट्रियम से तो ब्लड हमेशा वेंट्रिकल में ही आता है। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। ओके, तो यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा जो आपको OMR शीट में फिल करना था। ठीक है, समझ में आ गया।
चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन के बाद लाइफ प्रोसेसेस में से रेस्पिरेशन टॉपिक से क्वेश्चन उठाया गया है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म्ड, खुद भी अंडरलाइन करा है यहाँ पे, आर नॉट फॉर्म्ड इफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। हो सकता है क्वेश्चन की लैंग्वेज में कई सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हुए हों। यहाँ पे सिंपली आपको कहा है कि अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती, यानी कौन सी कंडीशन की बात हो रही है, एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ के बताओ मुझे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ये बताना है, या कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा ये बताना है। नहीं बनेगा, है ना। विच प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म्ड इफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल, तो इनमें से वो कौन से प्रोडक्ट हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन में नहीं बनते। तो देख लीजिए, सबसे पहले CO2 एंड वाटर, आपको पता है ये तो एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट है। एरोबिक रेस्पिरेशन होगा यानी कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब होता है फूड का, तभी आपको CO2 एंड वाटर मिलते हैं, तो ये तो एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट हो गए। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल, यस, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है, अल्कोहल भी मिलता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल, यहाँ पे हो सकता है अगेन आप लोग कंफ्यूज हुए हो, क्योंकि आपने जब एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा कि अगर यीस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो अल्कोहल बनता है CO2 के साथ, और अगर ह्यूमन मसल्स में हो रहा है तो लैक्टिक एसिड बनता है। पढ़ा है ना कि अगर भाई ह्यूमन मसल्स ज़रूरत पड़ने पर एनारोबिक रेस्पिरेशन करें तो इनमें प्रोडक्ट बनता है लैक्टिक एसिड, और अगर यीस्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन करे तब प्रोडक्ट बनता है अल्कोहल प्लस CO2। ओके, बट अल्टीमेटली एनारोबिक रेस्पिरेशन में ही प्रोडक्ट्स तो दोनों बनते हैं ना, चाहे अलग अलग जगह बन रहे हो, बट लैक्टिक एसिड भी एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट है और अल्कोहल भी एनारोबिक रेस्पिरेशन का ही एक प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसलिए आपको इस ऑप्शन को सही मानना है। सही इन द सेंस कि ये प्रोडक्ट्स एनारोबिक रेस्पिरेशन में बनते हैं। ये प्रोडक्ट भी बन रहा है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ये भी बन रहा है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2, यस, एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड और कहीं ना कहीं लैक्टिक एसिड भी है। तो ये सभी ऑप्शंस में जो प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं, दे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों, यहाँ आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो प्रोडक्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन में नहीं बनते। तो CO2 प्लस वाटर, देख लो वाटर कहीं भी एनारोबिक रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन चूज करना था दैट इज ऑप्शन A। ठीक है, क्लियर। MCQs का मतलब ही ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज करके चीज़ें पूछी जाए, क्योंकि अगर बिल्कुल सीधा सीधा पूछ लेंगे तो फिर हर किसी के फुल मार्क्स आ जाएंगे। ओके, और यहीं से MCQs आपके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, इसीलिए शायद बोर्ड ने MCQs को अपने न्यू पैटर्न में इन्वॉल्व किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म सभी को पता है, कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास एक सिंगल सेल हो। ठीक है, तो अब वो सेल हो सकता है प्रोकैरियोटिक हो, वो सेल हो सकता है यूकैरियोटिक हो, दैट डजंट मैटर, बट ऑर्गेनिज्म एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो आपको बताना है इसके रेफरेंस में कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज आर नॉट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज। क्यों भाई, क्या एक सिंगल सेल डाइजेशन नहीं करेगी? अगर आप अमीबा का एग्जांपल ले लो, तो अमीबा जब अपने स्यूडोपोडिया बनाकर फूड अंदर लेता है तो उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए फूड वैक्यूल बनाता है ना, लाइसोसोम को यूज करता है, तो फूड का डाइजेशन हो रहा है, मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ा जा रहा है। तो ये लाइन कहना तो गलत हो गया कि ये कह रहा है कि भाई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स को सिंपल में बदल ही नहीं सकते, तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, देन सिंपल डिफ्यूजन इज सफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बिल्कुल सही है, अगर इस ऑर्गेनिज्म को गैसियस एक्सचेंज करना है तो इसका जो बॉडी सरफेस है उससे सिंपली डिफ्यूजन करेगा, ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज, लाइन पढ़ते ही आपको पता चल जाना चाहिए टिश्यू की बात ही कहाँ से आ जाएगी, जब सेल ही एक है। टिश्यू की डेफिनेशन क्या होती है, ग्रुप ऑफ सेल्स। जब इसके पास सेल ही एक है तो टिश्यू तो होंगे ही नहीं इसकी बॉडी में, तो ये कह रहा है स्पेशलाइज्ड टिश्यू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन द ऑर्गेनिज्म, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। एंड फोर्थ, entire surface of the organism is in contact with the environment for taking in food। ठीक है, यानी अगर फूड को अंदर लेना है तो इसकी पूरी की पूरी सरफेस एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। बिल्कुल, अमीबा कहीं से भी अपने स्यूडोपोडिया
बना सकता है। ओके, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको मिले सेकंड एंड फोर्थ। कुछ बच्चों ने हो सकता है ऐसी भी गलतियाँ की हों कि यहाँ पर तो आपने सही सही टिक कर लिया, फिर जल्दीबाजी में सेकंड एंड फोर्थ की जगह कोई और ऑप्शन टिक कर आ गए। ठीक है, तो ऐसी गलतियाँ एग्जाम में होपफुली आप लोगों से ना हुई हो। तो सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन जिसमें लिखा है दैट इज द ऑप्शन सी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ सी, दैट इज ऑप्शन सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, क्लियर? बढ़े आगे, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंपल सा क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिमूव्ड, नॉट रिमूव्ड पूछा है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ प्लांट। यानी सिंपली क्वेश्चन वांट्स टू आस्क यू कि भाई प्लांट्स में इनमें से कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं बनता। तो आप सभी ने पढ़ रखा है, एक्सक्रीशन वाले पार्ट से था ये क्वेश्चन। रेजिन्स एंड गम्स तो बनते ही हैं प्लांट में, प्लांट उन्हें स्टोर करता रहता है, हम उन्हें यूज करते हैं अपने पर्पस के लिए। ठीक है, तो ये तो भाई बनते हैं। ड्राई लीव्स, पत्तियां जब सूख जाती हैं तो प्लांट से झड़कर गिर जाती हैं, वो भी एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट माना जाएगा। एक्सेस वाटर को प्लांट स्टोमेटा के थ्रू निकालता है, ये भी एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है। बट येस, यूरिया प्लांट्स में नहीं बनता। अगर यूरिया प्लांट्स में बनता होता तो हमारी तरह प्लांट्स के पास भी कोई ना कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता, फिर उस एक्सक्रीटरी ऑर्गन से प्लांट्स को उस यूरिया को तुरंत या थोड़ी सी देर में ही निकालना पड़ता, क्योंकि यूरिया एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर वो कौन सा प्रोडक्ट है जो कि प्लांट्स में इट इज नॉट रिमूव्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, तो सिंपली यूरिया। ठीक है, यूरिया प्लांट्स में नहीं बनता, सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। बाकी सभी प्लांट्स में एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन अगेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन से लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? ठीक है, हर क्वेश्चन में ये बात ध्यान रखना है आपको कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। आर करेक्ट इन रेफरेंस टू द रोल ऑफ ए। ए क्या है बच्चों? यहाँ पर ये जो आपको दिखाया है ये क्या स्ट्रक्चर है? दिस इज सिंपली डायाफ्राम। ओके, और आपको पता होगा कि डायाफ्राम नॉर्मली इस तरह से प्रेजेंट होता है हमारे लंग्स के जस्ट नीचे। दिस इज डोम शेप, है ना। डायाफ्राम की जो नॉर्मल शेप होती है वो डोम शेप्ड रहता है, डोम शेप्ड नॉर्मली। और जब भी हमें इनहेल करना होता है ना, जब भी हम इनहेल करते हैं तो इनहेल करते वक्त लंग्स का वॉल्यूम बढ़ना चाहिए ना, तो लंग्स के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए डायाफ्राम कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ। इट बिकम फ्लैटेंड, है ना, जिससे कि नीचे होगा तो नीचे की तरफ बढ़ाएगा चेस्ट कैविटी को। और चारों तरफ आपने पढ़ रखा होगा, इसके चारों तरफ, लंग्स के चारों तरफ इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं। डायाफ्राम भी एक मसल है और रिब्स के चारों तरफ जो मसल्स होती हैं दे आर कॉल्ड इंटरकॉस्टल मसल्स। तो इंटरकॉस्टल मसल्स भी बाहर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जिससे ओवरऑल चेस्ट कैविटी एनलार्ज हो जाए और एयर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में अंदर आ सके। ठीक है, तो यहाँ आपको कहा है कि जो डायाफ्राम है इसके जो रोल हैं ड्यूरिंग अ ब्रीदिंग साइकिल, उससे रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको बताने हैं। ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट, इट हेल्प्स टू डिक्रीज द रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स। नहीं भाई, जो रेजिडुअल वॉल्यूम है, आप लोगों ने 10th में ज़्यादा डिटेल में रेजिडुअल वॉल्यूम के बारे में नहीं पढ़ रखा, आप 11th 12th में पढ़ेंगे। बट रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो लंग्स में हमेशा एक मेंटेन रहता है, जिससे कभी भी एल्वियोलाई कोलैप्स ना हो, है ना। हमेशा चाहे हम जब हम एक्सेलेशन कर देते हैं तो एयर एक्सेल करने के बाद भी एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, हमारे एयर का वॉल्यूम हमारे लंग्स में हमेशा रहता है, उसको रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। उसका एज सच डायाफ्राम से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट डायाफ्राम के रेफरेंस में नहीं है, ये वाला स्टेटमेंट। देन सेकेंड स्टेटमेंट था इट फ्लैटन्स एज वी इनहेल। तो यस, अभी मैंने आपको बताया नॉर्मली ये डोम शेप होता है और जब हम इनहेल करते हैं तो चेस्ट कैविटी को बढ़ाने के लिए डायाफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है, तो डायाफ्राम बिकम फ्लैटेंड ड्यूरिंग इनहेलेशन। जब हम इनहेल करते हैं उस दौरान डायाफ्राम नीचे की तरफ फ्लैट हो जाता है, या इसको आप कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट भी कहते हैं डायाफ्राम की। ठीक है, तो यस, ये स्टेटमेंट सही है। देन इट गेट्स रेज्ड एज वी इनहेल। नहीं, वापस से रेज कब होगा? वापस से ऊपर की तरफ लंग्स के वॉल्यूम को कम क्यों करेगा? जब हम एक्सेल करेंगे। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हुआ। इट हेल्प्स द चेस्ट कैविटी टू बिकम लार्जर, बिल्कुल सही है। चारों तरफ से इंटरकॉस्टल मसल्स बढ़ाती हैं चेस्ट कैविटी को और नीचे की तरफ से डायाफ्राम बढ़ाता है। तो ये दो स्टेटमेंट ही यहाँ पर डायाफ्राम के रोल को इंडिकेट कर रहे हैं, सेकंड एंड फोर्थ। तो आप देख लीजिए
किस ऑप्शन में सेकंड एंड फोर्थ दिया है, दिस वन। तो यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना था ए। इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चे एक गलती और भी करते हैं, कई बार नीचे तक जाते ही नहीं है और बस ये चारों पढ़कर अच्छा फर्स्ट जो भी हमें लगा तो बस उसी को डायरेक्टली टिक करके आ जाते हैं OMR शीट में। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको इस तरह से ऑप्शंस दिए हैं क्वेश्चन में तो यू हैव टू रीड ऑल द 4 ऑप्शन और फिर उनके करेक्ट ऑप्शन आपको ढूंढने हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए, आई डोंट थिंक, मतलब हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि पेपर वॉज सो सिंपल और ऐसा भी नहीं कह सकते कि सो टफ। जिसने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, MCQs हो आप लोगों के लिए 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए थोड़े से नए पैटर्न में रहे होंगे तो बट ठीक है, धीरे धीरे आप लोग इन चीज़ों को सीख जाएंगे। डोंट वरी, बिल्कुल भी चीज़ों को लेकर डिसअपॉइंट नहीं होना है। जितने क्वेश्चन सही हुए हैं दैट्स गुड, नहीं हुए हैं तो अगली बार और अच्छे से एफर्ट्स करेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू फॉर द स्टेट ऑफ स्टोमेटा ऑफ अ ग्रीन लीफ? अब सबसे पहले तो ये फिगर देखकर ये पता लगना चाहिए, इन्होंने दिया नहीं आपको क्वेश्चन में कि ये एक ओपन स्टोमेटा है या क्लोज। तो आपने पढ़ रखा होगा बच्चों कि जब गार्ड सेल्स इस तरह से श्रिंक्ड वे में रहती हैं तो ये स्टोमेटा की क्लोज्ड पोजीशन है। अगर ये ओपन होता तो कैसा होता, देखो इस तरह से, है ना, एक क्रीसेंट ओपनिंग यहाँ पर आपको दिखती तो वो ओपन स्टोमेटा होता। और ये जो स्टोमेटा आपको दिख रहा है, दिस इज द डायग्राम ऑफ ओपन स्टोमेटा। जब दोनों गार्ड सेल्स में खूब सारा पानी आ जाता है, पढ़ रखा है अपने मैकेनिज्म स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग का कि एक्चुअली यहाँ पर आई डोंट नो, यहाँ पे ये रॉन्ग लेबलिंग है। गार्ड सेल एक्चुअली ये है, ये वाली, ये जो आपको दिख रही है ये गार्ड सेल्स है और ये जो सेल्स हैं दीज आर एसेसरी सेल्स। तो होता क्या है स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग में कि यहाँ पर भी इस तरह से एसेसरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये देखिए, ये रही एसेसरी सेल्स। ओके, तो इनका जो पानी है वो जैसे ही गार्ड सेल्स में आता है तो गार्ड सेल्स बिकम स्वॉलन। और जब गार्ड सेल्स स्वॉलन होती हैं तो क्योंकि उनकी इंटरनल वॉल तो है थिक, है ना, इनर वॉल कैसी है गार्ड सेल्स की, थिक है, और जो आउटर वॉल है ये थिन है। तो गार्ड सेल्स पे जो पानी है वो इनकी वॉल पे प्रेशर डालता है, इस तरह से इस वाली वॉल को बाहर की तरफ धकेलता है। उसकी वजह से ये बाहर वाली वॉल अंदर वाली वॉल को लेकर इस तरह हो जाती है और बीच में स्टोमेटा खुल जाता है। ठीक है, तो ये कब हुआ, ओपनिंग कब हुई स्टोमेटा की, जब गार्ड सेल्स के अंदर गया पानी। ओके, जैसे ही ओपनिंग होगी तो स्टोमेटा के थ्रू क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा, O2 CO2 एनवायरमेंट एयर के साथ एक्सचेंज होगा। अब जब इस स्टोमेटा को वापस बंद करना है तब क्या होगा, अब अगर इसे क्लोज करना है तो देखना जो गार्ड सेल्स में पानी आया था बच्चों वो पानी वापस इट विल मूव बैक टू द एसेसरी सेल, या यूं कह लो या फिर यूं भी कह सकते हो कि पानी का भी तो ट्रांसपिरेशन हो रहा है ना, लॉस ऑफ वाटर भी तो होता है सनलाइट की वजह से। तो जो भी पानी इनमें आया था एक्सेस वाटर, वो सारा पानी वेपोराइज हो गया, यहीं पे ऐसे ही समझ लो आप, वो सारा पानी वेपोराइज हो गया, बाहर की तरफ निकलता गया। तो जैसे ही पानी बाहर निकल गया गार्ड सेल से तो गार्ड सेल्स जो फूली हुई हैं वो वापस से नॉर्मलाइज हो जाएंगी, फ्लैसिड हो जाएंगी। ठीक है, और उनके फ्लैसिड होते ही मतलब नॉर्मल होते ही क्या होगा, स्टोमेटा विल बी क्लोज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है कि ये जो क्लोज स्टोमेटा, मैंने मैकेनिज्म इसलिए समझाया, चारों स्टेटमेंट इस मैकेनिज्म से रिलेटेड है। अगर आपको ये मैकेनिज्म पता है तो ही आप इस क्वेश्चन को सही से करके आए होंगे एग्जाम में, और नहीं भी पता था तो कोई बात नहीं, अब सीख लिया हमने। तो ये जो क्लोज स्टोमेटा है इसके लिए ऑप्शंस दिए हैं आपको। फर्स्ट, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल्स। बताओ, इसके लिए बताना है आपको, ओपन के लिए नहीं बताना। क्या क्लोज स्टोमेटा में पानी गार्ड सेल्स के अंदर गया था क्या, फ्लोज इनटू द गार्ड सेल? नहीं, तो ये ऑप्शन गलत है। गैसियस एक्सचेंज इज अकरिंग इन लार्ज अमाउंट, क्या क्लोज स्टोमेटा से गैसियस एक्सचेंज होगा? बिल्कुल नहीं। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम द गार्ड सेल, बिल्कुल, यहाँ पे गार्ड सेल से पानी बाहर जा रहा है, वो चाहे वापस एसेसरी सेल में जा रहा हो या फिर क्या हुआ हो वो निकल रहा हो उससे, मतलब किसी भी वे में। यस, अगर गार्ड सेल से पानी बाहर निकल जाएगा तब जाके स्टोमेटा क्लोज होंगे। तो यस, ये वाला स्टेटमेंट सही है। एंड लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर कलेक्ट्स इन द गार्ड सेल्स, अगेन ये वाला जो ऑप्शन है ये थोड़ा सा आप यूं कह लीजिए, इसके लिए आपको एक छोटा सा लॉजिक पता होना चाहिए। आप लोगों ने ऑस्मोसिस पढ़ते हैं आप लोग अपने साइंस में, तो ऑस्मोसिस में बच्चों क्या होता है, शुगर्स का यहाँ पे क्या मीनिंग है देखना
कि गार्ड सेल्स में, जो मैंने कहा ना कि पानी अंदर आया, ये क्यों अंदर आया? क्योंकि जब गार्ड सेल्स में शुगर्स बनने लगती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं गार्ड सेल्स, आपको पता है गार्ड सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट होता है, तो उन शुगर्स की वजह से हाइपरटोनिक कंडीशंस क्रिएट हो जाती है और शुगर्स पानी को खींचने लगती हैं, या यूं कह लो वाटर का ऑस्मोसिस शुरू हो जाता है। तो जब गार्ड सेल्स में शुगर्स ज़्यादा होंगी तो पानी अंदर आएगा और उस पानी की वजह से वो फूलेंगी और तभी स्ट्रोमेटा खुलेंगे। तो ये वाला जो मैकेनिज्म है ये तो खुलने से रिलेटेड है, तो और यहाँ पर आपको क्लोज स्ट्रोमेटा के लिए पूछा है, तो ये भी गलत हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट सही है जो कि स्ट्रोमेटा को क्लोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम द गार्ड सेल। जब गार्ड सेल से पानी बाहर निकल जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, तब गार्ड सेल्स विल मतलब स्टोमेटा विल बी क्लोज। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक है, आ गए समझ में? ये क्वेश्चंस तो आपके थे बच्चों सेक्शन ए में। अब आ जाते हैं हम सेक्शन बी में। सेक्शन बी में असर्शन रीजन बेस्ड जो आपके क्वेश्चंस थे, उनमें से वन क्वेश्चन फ्रॉम बायोलॉजी जो कि मिनरल न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। एक स्टेटमेंट है, उसका रीजन है, असर्शन है नाइट्रोजन, यू ऑल नो कौन कौन से मिनरल्स प्लांट को रिक्वायर्ड है। तो नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट ग्रोथ, यस, एंड इज टेकन अप बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। बिल्कुल सही है ये बात। एक छोटा सा पैराग्राफ है एनसीईआरटी में कि भाई जो नाइट्रोजन है जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, आपको पता है वो कैसे लेता है प्लांट उसे, आपको पता है ना बच्चों, एयर में हमारे चारों तरफ 78% नाइट्रोजन है, लेकिन प्लांट उस नाइट्रोजन को सीधा नहीं ले सकता। नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में इम्परमिएबल है, मतलब प्लांट की जो सेल्स हैं वो इम्परमिएबल है नाइट्रोजन के लिए। तो अगर वो नाइट्रोजन चाहिए प्लांट को, तो उसके लिए सोर्स है सॉइल। सॉइल में प्रेजेंट कुछ बैक्टीरिया या कुछ दूसरे प्रोसेस उस फ्री नाइट्रोजन को पहले किस में बदलते हैं, उस फ्री नाइट्रोजन को कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बदलते हैं, जैसे कि नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, जिसको नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहते हैं। ठीक है, और तब जाके प्लांट उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर पाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एंड रीजन दिया है इसका, रीजन वो हुआ जो मैंने अब ये भी आप लोगों को समझाया। तो यहाँ पे लिखा है इन्होंने, द सॉइल इज द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स फॉर द प्लांट। ये बात भी बिल्कुल सही है कि प्लांट को अगर कोई भी मिनरल एब्जॉर्ब करना है तो उसके लिए जो सबसे मोस्ट अवेलेबल सोर्स है वो सॉइल है। तो एज अ स्टेटमेंट तो ये सही है, लेकिन क्या ये स्टेटमेंट इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं। इसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए था कि द फ्री नाइट्रोजन इज, मतलब प्लांट सेल्स आर इम्परमिएबल फॉर फ्री नाइट्रोजन, सो इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तब तो आप यहाँ पर ए ऑप्शन चूज कर सकते थे कि भाई दोनों बातें सही हैं और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बट अभी क्या है कंडीशन, दोनों स्टेटमेंट वाइज सही हैं, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपका ऑप्शन होगा बी, यू हैव टू चूज द ऑप्शन बी। ठीक है, असर्शन रीजन क्वेश्चंस इस तरह से किए जाते हैं। देन जो कि आपने सीख ली होंगे, हम तो अब जस्ट पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस वाला पार्ट तो आप पहले ही कर चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, सेक्शन बी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो मैंने आपको कहा ना सैम्पल पेपर में सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, बस उस जो आपका सैम्पल पेपर बोर्ड ने दिया था आपको, उसमें ना इस सेटअप का पूरे स्टेप्स दे रखे थे और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। यहाँ पर क्या किया इन्होंने, आपको बोल दिया कि अ स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू राइट अ स्टेप वाइज प्रोसीजर टू डेमॉन्स्ट्रेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है भाई, ही रॉट द फॉलोइंग स्टेप्स, विच स्टेप इज रॉन्ग। उसने कौन से स्टेप को सही से नहीं लिखा है। तो अगर सैम्पल पेपर करते वक्त आपने क्वेश्चन को भी ढंग से रीड किया होगा तो आप बहुत अच्छे से पहचान गए होंगे कि यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखो सेटअप तो आपको समझ में आ ही रहा है, दो सेटअप है, एक में KOH रखा है जिससे कि वो सारी CO2 को एब्जॉर्ब कर ले, एक में नहीं रखा। तो जिसमें KOH है तो उसमें बिल्कुल भी CO2 नहीं बचेगी अंदर, तो इसका मतलब यहाँ पर प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। बट इसके लिए ज़रूरी है ना कि आप बाकी की एयर को अंदर ना जाने दें, इसलिए ये जो जार है वो प्रॉपरली सील्ड होना चाहिए नीचे से। इस तरह का क्वेश्चन सैम्पल पेपर में था। ठीक है, एंड जो पहले हमें कैसे पता चलेगा कि प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया है कि नहीं, वो हमें बताएगा तो नहीं बोल के कि मैंने शुगर बनाई है कि नहीं। तो हम कैसे टेस्ट करते हैं, उसके लिए आपको पता है स्टार्च टेस्ट किया जाता है ना, आयोडीन से चेक किया जाता है कि भाई लीव्स ने शुगर बनाई है कि नहीं। अगर शुगर बनाई है तो वो स्टार्च में कन्वर्ट हुई होंगी, नहीं बनाई है तो नहीं हुई होंगी। ठीक है, एंड
एक सबसे इंपॉर्टेंट प्री रिक्वेसिट इस तरह के सेटअप्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है कि पहले जो प्लांट ने पहले से स्टार्च बना के स्टोर कर रखा है ना, उसे हमको खत्म करना है। तो उसके लिए हम प्लांट को पहले 3 दिन तक किस में रखते हैं, अंधेरे में रखते हैं, जिससे जितना भी उसके पास ऑलरेडी बना हुआ स्टार्च है वो सारा कंज्यूम हो जाए, और फिर अगर उसने फोटोसिंथेसिस किया है तो ही नया स्टार्च बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखें जरा इस बच्चे ने जो स्टेप्स लिखे उनमें से कौन सा स्टेप गलत लिखा। फर्स्ट स्टेप इसने लिखा भाई, बोथ पॉटेड प्लांट्स आर केप्ट इन डार्क रूम फॉर एटलीस्ट 3 days। बिल्कुल सही है, 72 आवर्स के लिए उसने दोनों को अंधेरे में रख दिया, जिससे दोनों का स्टार्च पूरा खत्म हो जाए। ये स्टेप तो बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेप, बॉटम ऑफ द बेल जार, ये बेल जार होता है ना, इसके बॉटम पे सील करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरह से करें, चाहे वैसलीन की लेयर लगाएं, किसी भी तरह से ग्लास स्लाइड रखें, बट येस इट हैज़ टू बी सील्ड, वरना फिर एयर जाती रहेगी, फिर तो उसको मिलती रहेगी प्लांट को CO2। तो ये स्टेप भी इसने बिल्कुल सही लिखा, टू मेक दैम एयर टाइट। थर्ड स्टेप लिखा कि बोथ पॉटेड प्लांट्स आर केप्ट इन सनलाइट। ओके, यहाँ तक सही थी बात। फिर उसने दोनों पॉटेड प्लांट्स को सनलाइट में रखा आफ्टर द स्टार्च टेस्ट। ये गड़बड़ कर दिया। अभी स्टार्च टेस्ट करने की क्या जरूरत है? स्टार्च टेस्ट करने के बाद थोड़ी ना सनलाइट, अभी तो हमें पता ही है हमने दोनों को अंधेरे में रख रखा था, तो दोनों का पूरा स्टार्च खत्म हो चुका है, तो अभी नहीं करना स्टार्च टेस्ट। स्टार्च टेस्ट कब करना है? बोथ पॉटेड प्लांट आर केप्ट इन सनलाइट, देन a leaf from both the plant is taken, then starch test is to be performed। यहाँ इसने कह दिया कि एयर टाइट करने के बाद पहले स्टार्च टेस्ट किया, फिर उसको सनलाइट में रखा, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। स्टार्च टेस्ट एकदम एंड में किया जाता है। तो ये वाली गलती कर दी उसने स्टेटमेंट में, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट रॉन्गली वर्डेड है। ठीक है, ये तो सही है, क्योंकि लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट में यही तो करते हैं कि भाई फिर जब थोड़ी देर तक उसको सनलाइट में रख देते हैं, उसके बाद एक एक पत्ती तोड़ के दोनों का स्टार्च टेस्ट कर लेते हैं। तो बाकी सभी स्टेटमेंट सही हैं, बट थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत लिख दिया गया है। ठीक है, आगे क्या बात समझ में? अच्छे से अगर एक्सपेरिमेंट पढ़ रखा है तो बहुत इजीली आपने ये क्वेश्चन कर दिया होगा। जिसने सैम्पल पेपर नहीं किया होगा वो थोड़ा अफसोस कर रहा होगा कि काश सैम्पल पेपर कर लिया होता। ठीक है, चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स दिखाए हैं फिश के और ह्यूमन बीइंग के, साफ साफ दिख रहा है आपको। फिश में गिल्स होते हैं यू नो, और ह्यूमंस में जो लंग्स हैं उन लंग्स के अंदर एयर बैग्स होते हैं जिन्हें आप कहते हैं एल्वियोलाई। आपसे पूछा है ऑब्जर्व ए एंड बी एंड सेलेक्ट वन कैरेक्टरिस्टिक दैट होल्ड्स ट्रू फॉर बोथ। एक ऐसा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बताना है जो गिल्स पे भी अप्लाई होता है और एल्वियोलाई पे भी अप्लाई होता है। देखें, फर्स्ट, बोथ आर प्लेस्ड इंटरनली इन द बॉडी ऑफ एनिमल। ये तो साफ साफ दिख रहा है, गिल्स इंटरनली थोड़ी ना होते हैं, गिल्स जस्ट फिश के सरफेस पर होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि एकदम ही बाहर निकले हुए हैं, बट सरफेस पर होते हैं, जिससे जो पानी है वो गिल्स के कांटेक्ट में आता रहता है, गिल्स में पानी भर जाता है और उसके बाद उसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। तो गिल्स एक्सटर्नली हैं जबकि लंग्स इंटरनली हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकेंड, बोथ हैव थिन एंड मॉइस्ट सरफेस फॉर गैसियस एक्सचेंज। यस बच्चों, हमेशा ये ज़रूरी है, किसी भी एनिमल का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ना, उसकी सरफेस थिन होनी चाहिए, पतली, जिससे गैसेस उसको क्रॉस कर सके, और हमेशा वहाँ नमी रहनी चाहिए। हम लोग हमारे स्किन से रेस्पिरेशन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारी स्किन ड्राई स्किन है। फ्रॉग क्यों कर पाता है? क्योंकि फ्रॉग की स्किन मॉइस्ट है। तो हमेशा रेस्पिरेटरी सरफेस मॉइस्ट होनी चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है, चाहे गिल्स हों चाहे एल्वियोलाई, दोनों ही मॉइस्ट सरफेस रखते हैं। ठीक है। थर्ड, बोथ आर पुअरली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। नहीं भाई, अल्टीमेटली ऑक्सीजन को ब्लड में ही तो जाना है, इसलिए किसी भी एनिमल का रेस्पिरेटरी ऑर्गन में हाईली वेस्क्युलराइज्ड होता है। हाईली वेस्क्युलराइज्ड मतलब ब्लड सप्लाई बहुत रिच होती है, जबकि यहाँ इन्होंने पुअर लिखा है तो गलत। एंड इन बोथ द ब्लड रिटर्न्स टू द हार्ट आफ्टर बीइंग ऑक्सीजनेटेड। जब आप लोगों ने इस चैप्टर में सर्कुलेशन के टाइप्स पढ़े होंगे तो पढ़ा होगा कि फिशेज में सिंगल ब्लड सर्कुलेशन होता है। सिंगल ब्लड सर्कुलेशन का मतलब कि ऑर्गन्स से ब्लड पहले हार्ट में आता है ना, और हार्ट से गिल्स की तरफ जाता है, और गिल्स से दोबारा हार्ट में नहीं आता बल्कि सीधा ऑर्गन्स में ही चला जाता है। तो फिशेज में कैसा सर्कुलेशन है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? व्हाट आई वांट टू से, कि अगर ये फिशेज का हार्ट है, ठीक है, जो कि सिर्फ 2 चैम्बर्ड होता है, एट्रियम एंड वेंट्रिकल, ट्यूबुलर हार्ट होता है, मैंने समझाने के लिए ऐसा बना दिया है, ओके।
एट्रियम एंड वेंट्रिकल। तो फिशेज में क्या होता है, जब ब्लड एट्रियम में आया तो एट्रियम से वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल से गिल्स से होता हुआ दोबारा हार्ट में नहीं आएगा, सीधा ऑर्गन्स में ही आ जाएगा। इस तरह के सर्कुलेशन को आप सिंगल ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ जबकि हमारे में तो डबल ब्लड सर्कुलेशन है, हमारे में हार्ट में आता है, फिर लंग्स में जाता है, फिर दोबारा हार्ट में आता है, फिर ऑर्गन्स में जाता है। और यहाँ क्या कहा है, इन बोथ द ब्लड रिटर्न्स टू द हार्ट आफ्टर बीइंग ऑक्सीजनेटेड। तो ये बात भी गलत है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, दैट इज बी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन बी, ठीक है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, ये एक्टिविटी आपके बुक में है, ठीक है। इसमें आपको ध्यान होगा, इस एनसीईआरटी में आपने ये डायग्राम देखा हो तो 2 डायग्राम्स हैं, एक में सिरिंज के हेल्प से CO2 डाली जा रही है और एक में एक्सेल किया जा रहा है CO2 को, ठीक है। CO2 जैसे ही लाइम वाटर के कांटेक्ट में आएगी, लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, ओके। तो यहाँ आपसे पूछा है कि ये वाला एक्सपेरिमेंट, अगर आपने पूरी एक्टिविटी पढ़ी है तो यहाँ आपसे पूछा है, ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ एन एक्टिविटी गिवन बिलो, व्हाट डज इट हेल्प टू कंक्लूड when the person exhales into the test tube। तो आपने पढ़ा होगा उस एक्टिविटी में ऐसा था कि सीरीन से जो हमने CO2 छोड़ी उसमें तो धीरे धीरे मिल्की होगा लाइम वाटर, लेकिन जब हम एक्सेल कर रहे हैं तो बहुत जल्दी मिल्की हो जाएगा। तो इसका मतलब एक्सेल करने पर CO2 ज़्यादा निकलती है। तो देखें ऑप्शंस, परसेंटेज ऑफ CO2 इज मोर इन इनहेल्ड एयर। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। इनहेल्ड एयर में तो जितनी आपकी एटमॉस्फेरिक CO2 है 0.03% बस उतनी सी ही होती है। गलत है ये स्टेटमेंट। फर्मेंटेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल नहीं। फर्मेंटेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन को कहते हैं। ये जो डायग्राम है ये इससे रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। परसेंटेज ऑफ CO2 इज मोर इन द एक्सेल्ड एयर, यस, यही इस एक्टिविटी से शो किया था। एंड फर्मेंटेशन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी कहना गलत है। हम यूं कह सकते हैं कि फर्मेंटेशन अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट वैसे भी इस एक्टिविटी का फर्मेंटेशन से कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन। इतने सारे टिपिकल क्वेश्चन है तो बीच बीच में सोचा होगा थोड़े सिंपल क्वेश्चंस भी डाल दें। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन अ डियर एक हर्बीवोर है, यू नो, इज मोर एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ अ टाइगर। टाइगर एक कार्निवोर है। आप लोगों की एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा, एक स्टेटमेंट दे रखा है कि जो कार्निवोर्स होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कैसी होती है, वो कंपैरेटिवली कम लेंथ की होती है, और हर्बीवोर्स में स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा होती है, क्योंकि हर्बीवोर्स में जो उन्होंने सिर्फ हर्ब्स खाए हैं तो इन सब चीज़ों के डाइजेशन के लिए क्या होता है, ज़्यादा लेंथ चाहिए, ज़्यादा टाइम अगर वो इंटेस्टाइन में रहेंगे तभी वो इजीली डाइजेस्ट हो पाएंगे। तो सिंपली यहाँ पर क्यों ये लेंथ में डिफरेंस आया बच्चों, बिकॉज दोनों अलग अलग तरह का फूड कंज्यूम कर रहे हैं। तो आपसे पूछा है कि भाई क्यों इनकी लेंथ में डिफरेंस है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, भाई इनटेक तो दोनों एक ही तरह से कर रहे हैं, दोनों मुंह से ही खाना खा रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया कहना। टाइप ऑफ फूड कंज्यूम्ड, यस, यही तो हमने लिखा, एक हर्बीवोर है एक कार्निवोर है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ विलाई इन इंटेस्टाइन, नहीं, दोनों की ही इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होते हैं, वो दोनों को ही चाहिए। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, नहीं, डाइजेस्टिव एंजाइम भी दोनों को ही चाहिए। जो डिफरेंस है इंटेस्टाइन की लेंथ में, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि दोनों अलग अलग टाइप का फूड कंज्यूम कर रहे हैं। हर्बीवोर्स को के फूड को डाइजेस्ट होने के लिए लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए, कार्निवोर्स को कंपैरेटिवली छोटी चाहिए। ठीक है, आ गई बात समझ में आप लोगों को। देन इस सेक्शन का जो लास्ट क्वेश्चन था आपका, सेक्शन बी का, आइडेंटिफाई द टू कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम टिश्यू दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। फ्लोएम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, सबको पता है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, और उसे सपोर्ट करने के लिए फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, और साथ में फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम के जो पेरेन्काइमा है वो भी इसमें प्रेजेंट होता है। तो इसमें एग्जैक्टली कंडक्शन में किसने हेल्प की थी, सीव ट्यूब ने। लेकिन सीव ट्यूब के पास खुद का न्यूक्लियस नहीं होता, तो उसको कंट्रोल करना किसका काम है, कंपेनियन सेल का। तो यू में से कि ट्रांसपोर्टेशन में जो इन्वॉल्व कंपोनेंट्स हैं वो ये दोनों हैं, सीधा सीधा। बिना कंपेनियन सेल के सीव ट्यूब कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लें, फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल यस,
फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं, फ्लोएम फाइबर्स तो डेड कंपोनेंट है, पानी इससे ना तो इससे फूड जा ही नहीं सकता, तो बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं, सिर्फ यही ऑप्शन अप्रोप्रिएट है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट सेक्शन आ गया बच्चों अब इसका, सेक्शन सी, जो कि केस बेस्ड क्वेश्चन थे, जिसमें डायग्राम से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने थे। तो यहाँ पर जो आपके लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हीमोडायलिसिस है ना, आप लोगों को पता होगा कि जब किसी पर्सन की किडनी खराब हो जाती है तो किडनी का वर्क करने के लिए एक आर्टिफिशियल किडनी बनाई गई। आर्टिफिशियल किडनी मतलब एक मशीन बनाई गई, उस सेटअप को सिंपली डायलिसिस कहते हैं, हीमोडायलिसिस भी कह देते हैं, क्योंकि ये ब्लड को क्लीन करता है। ओके, और इसका सेटअप आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, जो कि एनसीईआरटी में भी गिवन है, एंड उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। पहले पढ़ लेते हैं हम पैराग्राफ में, केस में क्या बोला है। द फिगर शोन बिलो represent a common type of dialysis known as hemodialysis. It remove waste products from the blood. बिल्कुल ये इसी पर्पस के लिए इसे बनाया गया। किन किन वेस्ट प्रोडक्ट्स को ये रिमूव कर सकता है? एक्सेस सॉल्ट्स, यूरिया, which are insufficiently removed by the kidney in the patient with kidney failure. Okay? During the procedure, the patient's blood is cleaned by filtration थ्रू अ सीरीज ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। यहाँ पे आपको दिख रही है एक ट्यूब दिख रही है पूरी, ये जो ट्यूब्स है ना, ये पूरी ट्यूब एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है। ठीक है, तो जो ब्लड है वो इन ट्यूब से होता हुआ, ब्लड इन ट्यूब्स में ही घूमता है। ओके, और इन ट्यूब से होता हुआ वापस से पेशेंट के बॉडी में एंटर कर जाता है। क्लियर? उसके लिए बहुत सारा अलग अलग सिस्टम होते हैं, कैनुला लगाया जाता है, ब्लड को निकालना फिर वापस भेजना। ठीक है, पूरा मतलब पूरा मशीन में सिस्टम होता है, ये उसका सेटअप किया जाता है, उसके लिए टेक्नीशियंस होते हैं, कई सारे डॉक्टर्स भी इसको बट ऑब्वियस देखते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें आपसे बोला ऑन द बेसिस ऑफ दिस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। थोड़ा बहुत सेटअप इन्होंने यहाँ पे आपको बताया, बहुत डिटेल में तो अगेन 11th में आप अगर बायोलॉजी ऑप्ट करते हैं तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर सिंपली जो इसका मेन मोटिव है वो आपको बता दिया कि एक मशीन है जिसमें एक ट्यूब लगी हुई है जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बनी है, और इस ट्यूब में से जब ब्लड पास होगा तो ब्लड में जो ऐसे कंपोनेंट्स हैं, सॉल्ट्स, यूरिया, जिन्हें किडनी नहीं रिमूव कर पा रही है, उनको रिमूव किया जाएगा। कहाँ जाएंगे वो कंपोनेंट, वो भी देख लो। इस डायग्राम में आपको ये दिख रहा है डायलिसिंग सोल्यूशन। तो एक्चुअली आप ऐसे इमेजिन करो, एक चैम्बर है, 3D में इमेजिन करो। ठीक है, कांच का बना हुआ इमेजिन कर लो, सबको अंदर दिख सके क्या हो रहा है, और उसमें ट्यूब्स हैं, और ट्यूब्स के अलावा जो खाली जगह है उस चैम्बर में, वहाँ पर एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसको कहते हैं डायलिसिंग सोल्यूशन। ठीक है, तो जब ब्लड उन ट्यूब से गुजरता है तो वो जो यूरिया वगैरह है वो निकल के कहाँ आएंगे, उस सोल्यूशन में। समझ गए? उस सोल्यूशन में, क्योंकि उस सोल्यूशन का जो यूं कह लो केमिकल कंपोजिशन है वो बिल्कुल ब्लड जैसा होता है। जितना % ब्लड में वाटर है उतना ही सोल्यूशन में होगा, तो वाटर का एक्सचेंज नहीं होगा। जितना हमारे ब्लड में प्रोटीन्स वगैरह हैं उतना ही उसमें भी होंगे, तो उनका भी एक्सचेंज नहीं होगा। सिर्फ उस सोल्यूशन में क्या नहीं होता, वेस्ट प्रोडक्ट्स, जिससे ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो निकलकर उस सोल्यूशन में आ जाएं, और इस सोल्यूशन को कंटिन्यूअसली ड्रेन भी करते रहते हैं और नया सोल्यूशन ऐड करते रहते हैं, क्योंकि एक टाइम ऐसा होगा जब वो बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट से भर जाएगा तो पता लगा ब्लड से निकलने की जगह वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में दोबारा चले गए। ठीक है, तो कुछ 3-4 घंटे 5-6 घंटे का प्रोसीजर होता है जिसमें पेशेंट को आराम से लेटे रहना होता है। ठीक है, और उनका पूरा का पूरा ब्लड की क्लीनिंग हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। फर्स्ट, द हीमोडायलाइजर, इस पूरे सेटअप को कहते हैं, हैज़ सेमी परमिएबल लाइनिंग्स ऑफ ट्यूब विच हेल्प टू, ये ट्यूब्स क्या करती हैं? फर्स्ट, टू मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, नहीं। टू फिल्टर नाइट्रोजनस वेस्ट, कुछ बच्चों ने यहीं तक पढ़ के टिक कर दिया होगा, अब आगे पढ़ो। टू फिल्टर नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द डायलाइजिंग सोल्यूशन, यानी ये कह रहा है कि डायलाइजिंग सोल्यूशन में से फिल्टर किया जा रहा है वेस्ट को। ये तो गलत हो गया ना, डायलाइजर सोल्यूशन में से थोड़ी ना वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल रहे हैं, यहाँ तो ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल रहे हैं, और किस में डाल रहे हैं, डायलाइजर सोल्यूशन में डाल रहे हैं। तो अगर किसी ने आधा अधूरा पढ़ के टिक करा होगा तो उसका ये क्वेश्चन गलत हो गया होगा, क्योंकि ये ऑप्शन कह रहा है टू फिल्टर नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द डायलाइजिंग सोल्यूशन। ये तो गलत बात हुई, डायलाइजिंग सोल्यूशन में से थोड़ी ना हम फिल्टर कर रहे हैं। थर्ड ऑप्शन पढ़ो, इन ये ट्यूब किस में हेल्प करती है, इन पासिंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द डायलाइजिंग सोल्यूशन। घुमा दिया ना आपको बोर्ड ने, जिसने भी पेपर सेट किया, इन पासिंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द डायलाइजिंग सोल्यूशन। बिल्कुल यही तो हो रहा है इस ट्यूब में, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को पास कर रही है, कहाँ पास कर रही है, इन द डायलाइजिंग सोल्यूशन।
तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। एंड फोर्थ ऑप्शन, टू पंप प्योरिफाइड ब्लड बैक इनटू द बॉडी ऑफ पेशेंट, वो काम इस ट्यूब का नहीं है, वो काम तो इन वाले ट्यूब्स का है। ये जो ट्यूब्स, ये जो लाइंस हैं, ये ब्लड को वापस भेज रही है, ना कि ये सेमी परमिएबल ट्यूब्स। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हुआ ऑप्शन सी, ठीक है। आई नो बहुत सारे बच्चों ने इसका ऑप्शन बी किया होगा, बट नहीं बच्चों, इसका सही ऑप्शन सी है, ठीक है। समझ में आ गया ना आप लोगों को? इतना सा ही डिफरेंस था फ्रॉम और इनका, नहीं पढ़ा ध्यान से तो गड़बड़ हो गई। यही तो एमसीक्यूज का खेल है। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसी डायग्राम से रिलेटेड, 4 क्वेश्चन हैं, एक हमने कर लिया। सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आर्टिफिशियल किडनी, इनमें से क्या आर्टिफिशियल किडनी का फंक्शन नहीं है? फर्स्ट, टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, बिल्कुल ये तो है ही इसका फंक्शन, इसके लिए तो बनाया गया है इसको। टू रिमूव एक्सेस फ्लूइड्स फ्रॉम द ब्लड, एक्सेस फ्लूइड्स यानी कि जो ब्लड में अगर मान लो वाटर ज़रूरत से ज़्यादा आ गया है तो किडनी उस वाटर को हटाती है ना, तो बिल्कुल डायलिसिस सोल्यूशन को के कंपोजिशन को भी जो होना चाहिए ब्लड के अकॉर्डिंग वही रखा जाता है। अगर ब्लड में ज़्यादा है वाटर तो वो एक्सेस उसको भी रिमूव करेगा। थर्ड, टू रीएब्जॉर्ब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्लड, नहीं यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का आर्टिफिशियल किडनी से क्या काम है ना। तो नॉर्मली हमारे बॉडी में जो किडनीज होती हैं वहाँ तो सब कुछ चलता है सिस्टम, लेकिन यहाँ पर जो हमारा आर्टिफिशियल किडनी है वो न्यूट्रिएंट्स से उसका कोई रिलेशन नहीं है, तो ये इसका फंक्शन नहीं है। एंड फोर्थ, टू फिल्टर एंड प्योरीफाई द ब्लड, यस ये तो इसका फंक्शन है ही। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन जो इस डायग्राम से रिलेटेड था, द यूज्ड डायलिसिंग सोल्यूशन, जैसे जैसे डायलिसिंग सोल्यूशन यूज्ड होता जाएगा तो उसमें क्या आ जाएगा बच्चों? इट विल बी रिच इन यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट्स, यस। ब्लड सेल, बिल्कुल नहीं। डायलिसिस करने का मतलब ये थोड़े ना है कि पेशेंट की ब्लड सेल्स को निकाल लो आप, ओके। लिम्फ भी नहीं निकलता, ना प्रोटीन्स निकलते हैं, सिंपली यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट्स, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। एंड द लास्ट क्वेश्चन विच वॉज रिलेटेड टू दिस डायग्राम, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इन ह्यूमन किडनी, अब ह्यूमन किडनी से के रिलेशन में पूछ लिया, सर्व्स द फंक्शन ऑफ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। आपको किडनी में जो यूनिट होती है ना, उसका डायग्राम पता है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में ये बोमन्स कैप्सूल है, ये पीसीटी है, ये लूप ऑफ हेनले है, ये डीसीटी है, और ये रहे कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो इस पूरे पार्ट में जब आपने पढ़ रखा होगा कि जब ब्लड इस कैपिलरीज से पास होता है तो यहाँ पर फिल्टर होके आ जाता है, फिल्ट्रेट हो जाता है। इस फिल्ट्रेट में से चीज़ों को रीएब्जॉर्ब करना किसका काम है? इस पूरे ट्यूब्यूलर पार्ट का, रीनल ट्यूब्यूल, ओके। तो ऑप्शन दिए हैं, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस, ये जो मैंने कैपिलरीज का नेटवर्क बनाया है ना, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। इसने कहीं भी रीएब्जॉर्प्शन किया क्या? नहीं। ये है बोमन्स कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल में तो सिंपली फिल्ट्रेशन हुआ है, तो इसका काम भी रीएब्जॉर्प्शन नहीं है। ये पूरा पार्ट है ट्यूब्यूलर पार्ट, यस ये रीएब्जॉर्प्शन कर रहा है। और ये है कलेक्टिंग डक्ट, नो डाउट कलेक्टिंग डक्ट में थोड़ा बहुत रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, बट लेकिन जो सबसे मेन फंक्शन है रीएब्जॉर्प्शन वो ट्यूब्यूल्स में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, ठीक है। आ गई क्या बात समझ में? तो ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर था जिसमें बायोलॉजी के जो जो क्वेश्चंस पूछे गए वो हमने डिस्कस किए, ठीक है। अगेन जो एनालिसिस हमने किया इन क्वेश्चंस को देखकर वो यही कि बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं कह सकते। यस, जैसा बोर्ड एग्जाम का पेपर होना चाहिए वैसा ही क्वेश्चन पेपर था। हाँ एमसीक्यूज थे तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा पैटर्न नया रहा होगा, थोड़ा बहुत आप लोग एंशियस होंगे एग्जाम में, तो छोटी छोटी गलतियाँ आपसे हुई होंगी, बट कोई बात नहीं है, जितना आपने अपना बेस्ट कर सके आप उतना आपने किया, दैट इज़ ऑल, ठीक है। तो अब जो भी आपके एग्जाम्स बाकी रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, आप प्रिपरेशन करते रहिए, ओके।